Welcome to my YouTube channel and welcome to third video of our playlist। इससे पहले दो वीडियोस में हम इन्वर्टर सिलेक्शन, सोलर पैनल्स, उसकी टाइप्स, उसके मैकेनिकल स्ट्रक्चर एंड रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज को हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रोटेक्शन डिवाइसेस, ब्रेकर्स, एसपीडीज जो सिस्टम में इंस्टॉल की जाती हैं, कौन सी लगानी है, कैसे लगानी है, अर्थिंग सिस्टम एंड नेट मीटरिंग कनेक्शन और उसका प्रोसेस। सबसे पहले बात करते हैं अर्थिंग और उसकी इम्पोर्टेंस की। जब आप घर में सोलर पैनल लगवाते हैं, इवन एट इंडस्ट्रियल स्केल, कमर्शियल स्केल, तीन तरह के अर्थ किए जाते हैं। सबसे पहला अर्थ है उसमें एसी अर्थ, सेकंड वन इज डीसी अर्थ एंड थर्ड वन इज, इससे नेक्स्ट स्लाइड पे आएगा, फॉर लाइटनिंग अरेस्टर। इसको हम डिटेल्स डिस्कस करेंगे व्हाई दे आर इम्पोर्टेंट। एसी अर्थिंग एंड डीसी अर्थिंग, कीप इट इन माइंड, सोलर पैनल्स इंस्टॉल किए हैं या नहीं किए, एसी अर्थिंग का घर में होना बहुत ज़रूरी है। ये एक ऐसा एस्पेक्ट है जिसको हमारे बहुत सारे कस्टमर्स हैं उसको फॉरगो कर देते हैं, चंद पैसे बचाते हैं लेकिन लाइफ लॉन्ग अपनी पर्सनल सेफ्टी को भी कंप्रोमाइज़ करते हैं, इक्विपमेंट सेफ्टी को भी कंप्रोमाइज़ करते हैं। बहरहाल घर में आपके अर्थिंग हुई है या नहीं हुई, जब आपने सोलर सिस्टम इंस्टॉल करना है तो उसके बाद याद रखिएगा सोलर सिस्टम के साथ अर्थिंग ज़रूरी है। अगर आप अर्थिंग नहीं करते यू विल फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स जो हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। पहले हम बात करते हैं कि इसका बेनिफिट क्या है। अगर आपने अर्थिंग करवा ली है, प्रॉपर अर्थिंग है, तो आपके जो लीकेज करंट्स हैं वो ग्राउंड हो जाएंगे, वोल्टेज फ्लक्चुएशंस हैं उसका असर आपकी किसी इक्विपमेंट पे नहीं पड़ेगा, वो भी ग्राउंड हो जाएंगी। एसपीडीज लगी होंगी, हाई वोल्टेज सर्जिज आ जाती हैं, कोई ट्रांसफार्मर या ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस के जो फॉल्ट होते हैं उसकी वजह से जो ट्रांजिएंट्स बनते हैं, जो वोल्टेज की सर्जिज आती हैं, हाई वोल्टेज सर्जिस जिसे हम कहते हैं, वो सारी एसपीडीज के थ्रू ग्राउंड हो जाती हैं। प्रॉपर वर्किंग ऑफ इन्वर्टर, मार्केट में जो आजकल इन्वर्टर अवेलेबल है, जो IP65 इन्वर्टर है, ख़ास तौर पे जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, ये अर्थिंग के बगैर, प्रॉपर अर्थिंग के बगैर इन्वर्टर्स काम नहीं करते। इसकी भी टेक्निकल वजूहात हैं। बहरहाल इसके अलावा इसका जो एक और बेनिफिट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक डैमेज से सर्किट बोर्ड को बचाता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड रेडियो इंटरफेरेंसेस से बचाता है। अब इसकी हम बात करेंगे, अगर आपने एसी अर्थिंग की हुई है ना, तो सारी सर्जिस आपकी ग्राउंड हो जाएंगी, उसका ना आपको इन्वर्टर पे कोई उसका इफेक्ट आएगा, ना आपके घर के इक्विपमेंट के ऊपर फॉल्ट आएगा। पाकिस्तान में आपने अक्सर सुना होगा कि ये फॉल्ट बड़ा कॉमन है इंसान की ज़िंदगी में, एक दफ़ा लाजमी ये चीज़ फेस करनी पड़ती है कि जी हाई वोल्टेज लाइंस में फॉल्ट आया, जिसकी वजह से घर में इतनी हाई वोल्टेज आ गई कि घर में जो जो भी इक्विपमेंट था, चाहे वो प्लग्ड इन था या स्विच ऑफ था, वो सारा जल गया। कभी आपने इसकी वजह सोची है? हाई वोल्टेज सर्ज आती है, उसको ग्राउंड होने के लिए कोई पाथ नहीं मिलता। घर में कॉमन वायरिंग है, अपने अर्थिंग का कॉन्सेप्ट बहुत कम घरों में देखा होगा। तो क्या होता है कि वो जो हाई वोल्टेज की सर्ज आती है वो आपके इक्विपमेंट को डैमेज करती है। सेम सिनेरियो को रिपीट करें, एक हाई वोल्टेज सर्ज आई है, आपकी प्रॉपर अर्थिंग हुई हुई है, एसपीडी लगी हुई है, तो क्या होगा कि जो हाई वोल्टेज की सर्ज आई है वो एसपीडीज के थ्रू उसको पाथ मिलेगा, ग्राउंड की तरफ को मूव कर जाएगी और आपके घर का जितना भी इक्विपमेंट है, इंक्लूडिंग इन्वर्टर, इंक्लूडिंग अदर फ्रिज, एसीज, इलेक्ट्रॉनिक्स, वो सारी की सारी सेफ रहेगी। तो अर्थिंग का बेनिफिट आपको सोलर सिस्टम लगाने से पहले भी उतना ही है जितना सोलर पैनल लगाने के बाद है, लेकिन सोलर सिस्टम के साथ याद रखें ये मैंडेटरी है। डीसी अर्थिंग से आपका माउंटिंग स्ट्रक्चर है, उसमें जो इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज बिल्डअप हो जाता है वो ग्राउंड हो जाता है। उसके अलावा कुछ स्ट्रे करंट्स, वोल्टेज फ्लक्चुएशंस वो सेफली ग्राउंड हो जाती हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट अर्थिंग का पर्सनल सेफ्टी होता है। अगर आपने अर्थिंग की हुई है सिस्टम की प्रॉपर, तो पर्सनल इंजरी का, पर्सनल शॉक का चांस बहुत कम हो जाता है। इसके बाद थर्ड टाइप की अर्थिंग है जो कि लाइटनिंग अरेस्टर के लिए की जाती है। इसमें लाइटनिंग अरेस्टर का रोल कहाँ पे है? अगर आपने नेट मीटरिंग करवानी है देन लाइटनिंग अरेस्टर इज मैंडेटरी। गवर्नमेंट लाइटनिंग अरेस्टर के बगैर नेट मीटरिंग का लाइसेंस जारी नहीं करती।
इंस्पेक्शन के लिए आते हैं, वो आके सबसे पहले अर्थिंग को ही चेक करते हैं। इसके अलावा इसके बाद बता दूं आपको, लाइटिंग अरेस्टर समटाइम्स लोग प्रेफर नहीं करते, कॉस्ट इसकी काफ़ी इंक्रीज हो जाती है लगाने से। 40,000 to 50,000 एक कंप्लीट लाइटिंग अरेस्टर का सिस्टम, प्रॉपर सिस्टम लगाने में कॉस्ट आ जाती है। लेकिन याद रखें कि अगर आप किसी ऐसे एरिया में हैं जहाँ पे आपके कोई बहुत नियर बाय कोई मोबाइल टावर भी नहीं है, कोई ऊंची बिल्डिंग्स भी नहीं है, या करीब किसी नेबर्स ने लाइटनिंग अरेस्टर नहीं लगाया हुआ, तो फिर अगर आप सोलर पैनल लगाते हैं तो उसके साथ लाइटनिंग अरेस्टर लाजमी लगाएं, क्योंकि आसमानी बिजली एक दफ़ा गिरने की देर है, आपका इन्वर्टर, आपके पैनल्स, आपके घर की वायरिंग, ईच एंड एवरीथिंग विल बी गॉन। लेकिन अगर नियर बाय कोई मोबाइल टावर है, कोई आपके नेबर्स हैं, उन्होंने आपकी छत से ऊंचा एक लाइटिंग अरेस्टर प्रॉपर वर्किंग में लगाया हुआ है, तो उस केस में आपकी बिल्डिंग बहुत ऊंची नहीं है, सिंगल स्टोरी है, उस केस में आप लाइटनिंग अरेस्टर को स्किप कर सकते हैं। लेकिन ये कभी भी रिकमेंडेड नहीं है। जहाँ पे आप 8, 10, 15 लाख, 20 लाख लगा रहे हैं अपने सिस्टम के ऊपर, तो ये लाजमी तौर पे लाइटनिंग अरेस्टर को लगाएं, ताकि किसी भी किस्म की लाइटनिंग सर्जिस जो हैं वो ग्राउंड हो सकें। अच्छा, इसमें एक जो बड़ी कॉमन गलती है वो ये करते हैं कि लाइटनिंग अरेस्टर को सोलर पैनल्स के फ्रेम के साथ माउंट कर देते हैं। तो उससे क्या होता है कि जब लाइटनिंग अरेस्टर के ऊपर आसमानी बिजली गिरती है तो सोलर पैनल्स आपके डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। दूसरी मेजर गलती ये करते हैं कि लाइटनिंग अरेस्टर की जो अर्थ वायर है उसको डीसी अर्थ या एसी अर्थ के साथ कॉमन कर देते हैं। नॉर्मली डीसी अर्थ, क्योंकि डीसी अर्थ की वायर सोलर पैनल्स तक आ रही होती है, तो उसी के साथ उसको कॉमन कर दिया जाता है। तो याद रखें, ये आपकी प्रोटेक्शन नहीं है, बल्कि ये आपने अपने सिस्टम को मजीद रिस्क में डाल दिया है। अगर कभी आसमानी बिजली गिरती है तो वो उस एसी अर्थ या डीसी अर्थ जिसके साथ भी आपने उसको कॉमन किया है उसमें से फ्लो करेगी और आपके बाकी सिस्टम तक पहुंच जाएगी, और जिससे आपका सिस्टम मुकम्मल तौर पे डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो एसी अर्थ और डीसी अर्थ को सेपरेट रखना है, और लाइटनिंग अरेस्टर को मुकम्मल तौर पे आपने सेपरेट रखना है, उसको किसी भी अर्थ के साथ कॉमन ज्वाइंट नहीं करना। और इसमें मिनिमम 6 mm या ऐसे ग्रेटर गेज की वायर यूज़ करें, ताकि जो आपकी जो रेजिस्टेंस है वायर की वो कम से कम रह सके, और जो चार्ज कभी लाइटनिंग अरेस्टर पे कोई आसमानी बिजली गिरती है तो वो सक्सेसफुली ग्राउंड में अर्थ हो सके। इसके बाद हम बात करेंगे कि प्रॉपर अर्थिंग से क्या मुराद है। अर्थिंग, बहुत सारे कस्टमर से अर्थिंग करवाते हैं लेकिन प्रॉपर अर्थिंग नहीं होती। अब प्रॉपर अर्थिंग और अर्थिंग में क्या डिफरेंस है? बेसिकली प्रेफर ये किया जाता है कि जब अर्थिंग की जाए तो उसको ज़मीन में पानी के लेवल तक बोर करके कंडक्टर को अच्छी क्वालिटी के कॉपर कंडक्टर को ज़मीन में बोर के अंदर डाला जाए। अब अगर प्रॉपर अर्थिंग की हुई है तो एक बड़ा सिंपल सा टेस्ट है, वोल्टेज मेजरमेंट टेस्ट यूजिंग मल्टीमीटर, जिसमें ये चीज़ इंश्योर की जाती है कि आपकी जो न्यूट्रल टू ग्राउंड या अर्थ की वोल्टेज है वो 5 वोल्ट या उससे कम हो। अगर वोल्टेज 5 वोल्ट से ज़्यादा आ जाए, इट मीन्स कि आपकी अर्थिंग प्रॉपर नहीं हुई हुई, आपको उसकी डेप्थ को इंक्रीज करना पड़ेगा, उसमें केमिकल डालना पड़ेगा और सम अदर सिनेरियो। लेकिन इसके अलावा अर्थिंग के और भी टेस्ट होते हैं, अर्थ रेजिस्टेंस टेस्ट है, कंटिन्यूटी टेस्ट है, लेकिन ज़्यादातर ये थर्ड वाला टेस्ट परफॉर्म किया जाता है, और तकरीबन रिकमेंड किया जाता है कि एवरी 6 मंथ इस टेस्ट को रिपीट किया जाए, ताकि आपको पता चल सके आपका एसी, डीसी एंड जो लाइटनिंग रेस्टर के लिए आपने अर्थिंग की है वो प्रॉपर काम कर रही है कि नहीं कर रही। बोर डेप्थ को इंश्योर करें पानी के लेवल तक लेके जाया जा सके। अक्सर ये होता है कि 20, 30, 40 फुट पे अर्थ बोर को छोड़ दिया जाता है। उसका ये नुकसान है कि वो एक प्रॉपर अर्थिंग नहीं है, करंट प्रॉपर डिसिपेट नहीं हो सकेगा, अगर कभी कोई फॉल्ट आता है तो इफेक्टिवली ग्राउंड नहीं हो सकेगा। तो अगर आप अर्थिंग करते हैं, उसको पानी के बोर तक, पानी के बोर को पानी के लेवल तक लेके जाते हैं, तो उस सिनेरियो में आपका अर्थ लॉन्ग लॉन्ग लाइफ चलेगा और हर तरह के फॉल्ट्स को इफेक्टिवली ग्राउंड कर दिया करेगा। ये कुछ केमिकल्स हैं
अर्थिंग जब बोर करते हैं तो उसमें केमिकल्स भी ऐड किए जाते हैं ताकि जो अर्थ की जो कंडक्टिविटी है वो बेहतर हो सके, और इन केस ऑफ फॉल्ट जो आपका जो करंट फ्लो करेगा वो इफेक्टिवली डिसिपेट हो सके। एक चीज़ और याद रखिएगा, जब अर्थ कराए जाते हैं एसी डीसी एंड लाइटनिंग रेस्टोर, तो इन तीनों अर्थ के दरमियान एटलीस्ट 2 मीटर्स का फासला लाजमी रखें। प्रोडक्शन डिवाइसेस कौन कौन से सिस्टम में लगाई जाती हैं? डीसी सर्किट ब्रेकर लगता है, एसी सर्किट ब्रेकर है, उसके अलावा डीसी सर्च प्रोटेक्शन डिवाइस है जिसे एसपीडी कहते हैं, एसी सर्च प्रोटेक्शन डिवाइस है जिसे एसी एसपीडी कहते हैं। इनके बारे में बात करते हैं। डीसी ब्रेकर जो स्ट्रिंग आ रही होती है सोलर पैनल्स से इन्वर्टर तक, उसके दरमियान में डीसी ब्रेकर को इंस्टॉल किया जाता है, एंड सर्टेन सिनेरियोज में इंडिविजुअल प्लेट के साथ भी ब्रेकर्स को इंस्टॉल किया जाता है। लेकिन नॉर्मली डोमेस्टिक एप्लीकेशंस में, घरेलू प्रोजेक्ट्स में एक ही मेन डीसी ब्रेकर इंस्टॉल कर दिया जाता है जो कि इन्वर्टर से पहले इंस्टॉल किया जाता है। अब इसकी अप्रोप्रिएट साइजिंग ज़रूरी है। यहाँ पे मैंने कोई मेंशन नहीं किया कितने एम्पेयर का, उसकी रीज़न ये है कि सिस्टम टू सिस्टम वेरी करता है कि ब्रेकर की कैपेसिटी कितनी है। जो आपका डिज़ाइन इंजीनियर है वो आपके नंबर ऑफ पैनल्स, सीरीज पैरेलल कनेक्शन, इन चीज़ों को कंसिडर करके अप्रोप्रिएट रेटिंग का डीसी ब्रेकर इंस्टॉल करेगा। अगर डीसी ब्रेकर अप्रोप्रिएट रेटिंग का इंस्टॉल नहीं किया हुआ, इन केस ऑफ फॉल्ट वो ऑपरेट नहीं करेगा। दूसरे सिनेरियो में आर्किंग की वजह से उसमें आग भी लग सकती है। जो आपका जो सोलर सिस्टम है उसमें देर आर सम इंसिडेंट्स जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में आग लग गई, उसकी मेन वजह डीसी ब्रेकर में आर्किंग ही होती है। तो याद रखें डीसी ब्रेकर की अप्रोप्रिएट साइजिंग बहुत ज़रूरी है, जो कि आपका डिज़ाइन इंजीनियर इसको डिसाइड करेगा। उसके अलावा इसकी पीरियोडिक इंस्पेक्शन भी बहुत ज़रूरी है। एवरी 2 to 3 months इसको चेक करें, इसमें किसी किस्म की आर्किंग, कोई मेल्ट डाउन, इस तरह का सिनेरियो ना हुआ हो। एसी ब्रेकर आपके घर में ऑलरेडी लगे होते हैं, इन्वर्टर की इन पे भी लगाएं, इन्वर्टर की आउट पे भी लगाएं, और अपने इन्वर्टर की कैपेसिटी के हिसाब से एसी ब्रेकर लगाएं ताकि ओवरलोड के सिनेरियो में इन्वर्टर पे दबाव ना आए, ब्रेकर ट्रिप कर जाए। डीसी सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस, ये अगर आपने अर्थिंग की है तो फिर आपकी एसपीडीज वर्क करती हैं, और जितने भी हाई वोल्टेज ट्रांसिएंट सर्जेस आती हैं वो ग्राउंड की हो जाती हैं। इसी तरह डीसी और एसी दोनों का वर्किंग सेम है। डीसी सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस फॉर डीसी सर्किट, डीसी सिस्टम्स जिसमें आपके सोलर पैनल आ जाता है, बाकी चीज़ें, और एसी सर्ज प्रोटेक्शन में जो वापडा से जो कनेक्शन आ रहा है उसमें अगर सर्जेस आती हैं तो वो ग्राउंड हो जाती हैं। सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस की प्रॉपर वर्किंग किस तरह से है? ये एक सिंगल फेज एसपीडी की डायग्राम है, एंड दिस इज 3 फेज एसपीडी डायग्राम। लाइन आपकी गुजर रही है, वहां से आपने इसको लाइन एंड न्यूट्रल को कनेक्ट कर देना है। जो उसकी दूसरी साइड एसपीडी की, उसको आपने अपने अर्थ से कनेक्ट कर देना है। इन केस ऑफ एसी एसपीडी तो उसे एसी अर्थ के साथ कनेक्ट कर देना है, इन केस ऑफ डीसी एसपीडी उसको डीसी अर्थ के साथ कनेक्ट कर देना है। सिंपल कनेक्शन है। इन केस ऑफ एनी ट्रांजिएंट, ये ट्रांजिएंट यहाँ से आगे नहीं जाएगा, यहाँ से ग्राउंड होके अर्थ की तरफ चला जाएगा, जिससे आपका इन्वर्टर भी बचा रहेगा और आपके घर की वायरिंग एंड उस वायरिंग से कनेक्टेड जितने भी कंपोनेंट्स हैं, लाइक आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, वो सारी महफूज रहेगी। 3 फेज में भी कनेक्शन सेम है। जिस तरीके से सिंगल फेज में किया जाता है, एक साइड पे आपके तीनों फेज आ रहे हैं, न्यूट्रल को आप कनेक्ट करेंगे और दूसरी साइड पे इसको अर्थ से कनेक्ट कर देंगे। एक चीज़ याद रखिए, जब आप सिस्टम इंस्टॉल करवा रहे होते हैं तो आपके अच्छे खासे पैसे लगते हैं। प्रोटेक्शन सिस्टम पे किसी भी किस्म का कंप्रोमाइज़ ना करें। फॉल्ट्स बहुत कॉमन है सिस्टम में, कभी वापडा की तरफ से कोई सर्ज आ जाती है, कभी उनकी लाइन टूट के किसी दूसरी लाइन पे गिर जाती है, हाई वोल्टेज लाइंस हैं, ट्रांसफार्मर ब्लास्ट कर जाता है, बहुत सारे सिनेरियोज हैं। फॉल्ट बहुत कॉमन है इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स के अंदर, एंड प्रोटेक्शन सिस्टम बहुत एडिक्वेट नहीं इंस्टॉल्ड। इसीलिए कस्टमर प्रेमिसेस पे जब सिस्टम लगाया जाता है तो हर तरह की प्रोटेक्शन लाजमी लगवाएं, किसी किस्म के यहाँ पे कंप्रोमाइज़ ना करें। अगर आप एडिक्वेट प्रोटेक्शन नहीं लगाएंगे तो जो ट्रांजिएंट्स सर्जिस, जो फॉल्ट्स आएंगे, उनका असर डायरेक्टली आपके
इन्वर्टर के ऊपर पड़ेगा, आपके इक्विपमेंट के ऊपर पड़ेगा, जिससे आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो उस पर लॉस हो सकता है। प्रॉपर डिज़ाइन भी बहुत ज़रूरी है। एक अर्थ ब्रेकर आपने लगा दिया, सर्किट ब्रेकर लगा दिया, अगर उसको अप्रोप्रिएट रेटिंग के मुताबिक नहीं लगाया गया तो वो फिर यूजलेस है। ये प्रोटेक्शन डिवाइस ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस है। अगर सिस्टम लगाया जा रहा है, वीए प्रोटेक्शन डिवाइस लाजमी लगवाएं। इवन ये एक ऐसी डिवाइस है जिसका जिसका लगा होना घर में बहुत ज़रूरी है। आप घर में कोई भी एक्सपेंसिव इक्विपमेंट लगाते हैं, कोई एसी लगा रहे हैं, कोई वॉशिंग मशीन है, या कोई भी और एक्सपेंसिव इक्विपमेंट, आप उस पर डेडिकेटेड वीए प्रोटेक्शन डिवाइस भी लगा सकते हैं। इसका फीचर क्या होता है? सबसे पहले तो इसमें आप लोअर एंड अपर वोल्टेज की लिमिट को सेट करते हैं। अपनी मर्जी से इसमें सेटिंग आप कर सकते हैं इन बटन्स को यूज़ करके। जैसे ही वोल्टेज उस रेंज से ज़्यादा होगी या कम होगी, ये फ़ौरन इसमें रिले होती है, उसको करंट फ्लो को रोक देगा, ट्रिप करवा देगा। दूसरे सिनेरियो में अगर इन केस ऑफ शॉर्ट सर्किट करंट, इसमें करंट की सेटिंग भी आप कर सकते हैं। ये तकरीबन फ्रॉम वेरी लो करंट टू 63 एम्पेयर तक आप इसमें नॉर्मली सेट कर सकते हैं, जो मार्केट में अवेलेबल है। तो अपने इक्विपमेंट के हिसाब से उसमें करंट सेट कर दें। इन केस ऑफ शॉर्ट सर्किट, इन केस ऑफ फॉल्ट्स, अगर करंट ज़्यादा फ्लो करता है तो ये ट्रिप करवा देगा। जस्ट लाइक अ सर्किट ब्रेकर। ओवर एंड अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन आ गई इसमें। दूसरा, ये सर्किट ब्रेकर के तौर पे काम करता है। एंड थर्ड फीचर इसका जो है वो ये कि अगर किसी किस्म का बिजली को झटका लगता है, कोई ये ट्रिप करवा देगा। उसके बाद इसमें आप रिस्टार्ट टाइम सेट कर सकते हैं कि 3 सेकंड बाद रिस्टार्ट होना है, 5 सेकंड बाद होना है, 10 सेकंड बाद होना है। उससे ये होगा कि इसे डिले स्विच का फंक्शन भी कहते हैं। तो आपके इक्विपमेंट समटाइम इस तरह होता है, जिसमें मोटर्स हैं, कंप्रेसर्स हैं, बिजली को झटके लग रहे होते हैं तो वो ख़राब हो जाती हैं। लेकिन अगर डिले स्विच लगा हो तो पहले ही झटके पे ये ट्रिप कर जाएगी और उसके बाद कुछ सेकंड्स तक ऑफ रहेगी, और उस दौरान आपका जो पावर सप्लाई है वो स्टेबल हो गई तो ठीक है, अदरवाइज ये कंटिन्यूसली इसको ट्रिप करवा देगी। तो ये लाजमी लगाएं अपने, इसको भी इन्वर्टर की इन और इन्वर्टर की आउट दोनों पे लगाएं। इट इज़ अवेलेबल इन बोथ सिंगल फेज एंड 3 फेज। अगर आपका कनेक्शन सिंगल फेज है, अगर आप हाइब्रिड इन्वर्टर लगा रहे हैं, सिंगल फेज इन्वर्टर लगा रहे हैं, तो उस केस में इन एंड आउट पे दोनों पे ये डिवाइसेस लाजमी लगाएं। और अगर आपका 3 फेज इन्वर्टर है, उस केस में 3 फेज डिवाइसेस भी अवेलेबल हैं, वो आप आपदा कीन्स पे इसको लाजमी लगाएं। बाकी डीसी फ्लेक्सिबल वायर है, यहाँ पे भी काफ़ी इंस्टॉलर्स मिस्टेक्स करते हैं। पहले तो आपने इंश्योर करना है कि अच्छी क्वालिटी की प्योर कॉपर वायर लें। चंद पैसों का फ़र्क पड़ेगा अगर आप कोई हल्की क्वालिटी की वायर लेते हैं, थोड़ी सी सस्ती आ जाएगी, लेकिन उसके आपको नुकसानात लॉन्ग टर्म होंगे। जो प्योर कॉपर वायर नहीं होगी वो ज़्यादा हीट अप होने के चांसेस होते हैं। हीट अप होने से उसकी इंसुलेशन मेल्ट होती है, इंसुलेशन अच्छी क्वालिटी की नहीं होती, शॉर्ट सर्किट के चांसेस बढ़ जाते हैं। इन केस अगर शॉर्ट सर्किट नहीं भी होता तो वोल्टेज ड्रॉप लो क्वालिटी वायर में बहुत सिग्निफिकेंट होता है। तो इसलिए आपने इंश्योर करना है कि मार्केट में बेस्ट क्वालिटी की जो वायर है उसको परचेज करें। ब्रांडेड आफ्टर मार्केट लोकल वायर से अवॉइड करें, क्योंकि आपको नहीं पता कि वो क्या चीज़ सेल कर रहे हैं। यू आर नॉट गोइंग टू टेस्ट इट इन द लैब। तो इंश्योर करें कि रिप्यूटेड कंपनी की जो वायर है वो ही इस्तेमाल करें। अब ये मैंने एक टेबल है जो कि 6 किलो वाट इन्वर्टर की स्पेसिफिकेशन शीट में से लिया है। आप जो भी आपका इन्वर्टर है, जो भी उसकी रेटिंग है, उसके हिसाब से आपने वायर को चूज़ करना है। 6 किलोवाट इन्वर्टर के लिए 4 to 6 मिलीमीटर की वायर, मिलीमीटर स्क्वायर की वायर इस्तेमाल होती है। और इसमें ये जो 6 मिलीमीटर स्क्वायर की वायर है, ये नॉर्मली 580 वाट की, अगर हम प्लेट्स की बात करें तो 9 से 10 वायर्स को सपोर्ट करती है, एक 9 से 10 वायर्स की एक स्ट्रिंग को। एसी वायर है, एसी वायर भी टोटली एक डिज़ाइन पैरामीटर। इसको आप का जो टेक्नीशियन है, जो इंजीनियर है, वो केयरफुली चूज़ करेगा आपके लोड के अकॉर्डिंग, आपके इन्वर्टर की स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग। तो वैसे 6 किलोवाट के साथ अगर आप लगाएं तो 4 मिलीमीटर स्क्वायर की वायर लगाते हैं। सिंगल फेज या 3 फेज अगर हम दोनों की बात करें तो 4 मिलीमीटर स्क्वायर की ही वायर यूज़ करते हैं नॉर्मली। ये जो आपका करंट है ये 20 एम्पेयर तक
बर्दाश्त करता है, इसलिए आपने इसके साथ ब्रेकर भी 20 एम्पेयर का इंस्टॉल करना है। लेकिन याद रखें कि गर्मियों में जो टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो फिर जो एम्पेयर रेटिंग है वो थोड़ी सी रिड्यूस कर देती है। अब इस केस में ये 3 फेज 6 किलोवाट का इन्वर्टर है, इसमें जो 3 फेज वायर है उसकी जो स्पेसिफिकेशन है रिकमेंडेड वो 4 मिलीमीटर स्क्वायर की रिकमेंडेड है। एक अगर आप सिंगल फेज इन्वर्टर की बात करें 6 किलोवाट का, तो उसमें जो वायर रिकमेंडेड है वो 6 मिलीमीटर स्क्वायर से 8 मिलीमीटर स्क्वायर की रिकमेंडेड है। 8 ज़्यादा हो जाता है, नॉर्मली 6 मिलीमीटर स्क्वायर की वायर इंस्टॉल कर दी जाती है। लेकिन अगेन ये भी जो सेटिंग्स हैं ये अपने आप खुद भी इसको देखें, लेकिन अपने डिज़ाइन इंजीनियर को टेक्नीशियन के साथ ये चीज़ डिस्कस करें कि वायर अच्छी क्वालिटी की अप्रोप्रिएट रेटिंग की ही इंस्टॉल करें। बाकी अर्थिंग के लिए वायर इस्तेमाल होती है येलो ग्रीन वायर, और जो बोर होता है उसके अंदर जो वायर डाली जाती है उसे हम मार्केट की जो टर्म है कॉपर रस्सा कहा जाता है। तकरीबन ये पर केजी के हिसाब से आपको मिलता है। करंट मार्केट रेट 2200 से 2400 के दरमियान है पर केजी। तो एक जो बोर है उसमें 3 से 4 किलो का ये जो कॉपर रस्सा है ये डल जाता है। तो अगर आपके 3 बोर हैं तो तकरीबन आपका कह लें कि 9 से 10 किलो कॉपर आपको खरीदना पड़ता है, कॉपर रस्सा। और ये तकरीबन आपको करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से आप कैलकुलेशन कर लें कितने का पड़ेगा। इसके बाद हम बात करते हैं मेंटेनेंस एंड मॉनिटरिंग। इन्वर्टर तभी अप्रोप्रिएटली परफॉर्म करेगा जब सोलर पैनल्स अपनी ओरिजिनल अच्छी हालत में होंगे। हाँ, आंधी वगैरह आती है या कुछ दिन बाद पैनल्स के ऊपर अच्छी खासी मिट्टी एक्यूमुलेट हो जाती है। अगर उसको साफ ना किया जाए तो वो लेयर मोटी से मोटी होती जाती है, और जिसकी वजह से जो सूरज की रोशनी है प्रॉपरली उसके ऊपर नहीं करती, फॉल करती है, एब्जॉर्ब नहीं होती। तो अगर आप इसको साफ नहीं करेंगे तो आपकी जो प्रोडक्शन है इलेक्ट्रिसिटी की वो कम हो जाएगी। इसको साफ कैसे करना है? रिकमेंडेड ये है कि आप प्रेशर वॉशर का इस्तेमाल करें, इससे पानी कम ज़ाया होता है और प्रॉपर क्लीनिंग हो जाती है। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखें, जब पैनल्स के ऊपर मिट्टी पड़ी होगी तो आपने अच्छी तरह पानी से उसको पहले वॉश करना है। प्रेशर वॉशर से वॉश करेंगे तो बहुत अच्छी वॉश हो जाएंगे पैनल्स। लेकिन आपने उसको रब नहीं करना किसी चीज़ से, ना आपने कोई कपड़ा इस्तेमाल करना है, इवन माइक्रोफाइबर कपड़ा भी इस्तेमाल नहीं करना। उसमें मिट्टी रख जाती है। एक दफ़ा माइक्रोफाइबर कपड़े में मिट्टी रख के उसके बाद आप उसको रब करेंगे तो वो रेगमाल की तरह वो रगड़ता हुआ जाएगा आपके पैनल के ग्लास को, तो उसके ऊपर स्क्रैचेस आएंगे एंड विद टाइम आपके जो पैनल्स हैं उनकी एफिशिएंसी ड्रॉप कर जाएगी। तो आपने प्रेशर वॉशर से अच्छी तरीके से उससे डस्ट को हटा लेना है। उसके बाद आप शैम्पू का इस्तेमाल करें, हार्श केमिकल्स इस्तेमाल नहीं करना है। सर्फ तो बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना, सर्फ में हार्श केमिकल्स होते हैं जो कि ग्लास को ग्लास की जो प्रोटेक्टिव कोटिंग्स हैं उसको डैमेज कर देते हैं। केमिकल फ्री शैम्पू जिसे अक्सर गाड़ियां भी वॉश की जाती हैं, मार्केट में अवेलेबल है, 400-500 की बोतल आ जाती है, वो आप ले लें और शैम्पू के साथ अपने पैनल्स को अच्छे तरीके से वॉश करें और कोई सॉफ्ट ब्रिस्टल ब्रश को इस्तेमाल करें। कपड़ा आपने इसके ऊपर बिल्कुल नहीं मारना। तो अच्छे तरीके से पहले प्रेशर वॉशर से मिट्टी हटा लें, उसके बाद शैम्पू से उस पर एक लेयर शैम्पू की कवर करें और फिर उसके बाद कोई ब्रश इस्तेमाल करके दोबारा प्रेशर वॉशर से उसको साफ कर लें। एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, लोग सोलर पैनल लगा के बिल्कुल ही भूल जाते हैं। लेकिन याद रखें सोलर पैनल में बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं जो कि साइमल्टेनियसली एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करते हैं और काम करते हैं। अब कोई एक भी चीज़ ख़राब होती है तो आपका पूरा सिस्टम ख़राब हो सकता है, उसमें कोई मेजर इशू भी आ सकता है, फायर हैजर्ड भी है, कोई ब्रेकर ख़राब होता है, कोई स्पार्किंग हो जाती है, किसी भी किस्म का कोई मसला आता है तो आपका इक्विपमेंट ऑन रिस्क है। आप एवरी 3 मंथ एक एक्सपीरियंस टेक्नीशियन को बुलाएं और अपने सिस्टम की इंस्पेक्शन कराएं। इंस्पेक्शन में आपने क्या चीज़ें दिखानी है? पहले ब्रेकर्स डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स ओपन करके देखें, कोई ब्रेकर में किसी किस्म का कोई डैमेज है, कोई शॉर्ट हुआ है, कोई स्पार्किंग से कोई जला हुआ है, किसी भी किस्म की उसमें लूज कनेक्शन है तो उसको चेंज करें। सोलर का स्टैंड, इसके नट बोल्ट, इसको चेक करवाएं, कोई नट बोल्ट लूज हुआ है, सोलर का स्टैंड है उसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी है, जंग लग रहा है, कोई भी चीज़ है उसको चेक करवाएं। तो पैनल्स हैं, इंडिविजुअल पैनल्स की टेस्टिंग किस तरह होती है वो एक्सपीरियंस, उसमें वोल्टेज चेक कर लेते हैं इंडिविजुअल पैनल्स की, अगर किसी में डिफेक्ट हो तो वो भी सामने आ जाता है। वायरिंग चेक करवाएं, अर्थ रेजिस्टेंस चेक करवाएं,
और अपने इन्वर्टर को चेक कराएं कि इन्वर्टर अप्रोप्रिएटली काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो ये चीज़ें अगर आप टाइमली चेक करवाते रहेंगे तो आप किसी बड़े नुकसान से बच जाएंगे। इसके अलावा कई ऐसे इंस्टेंसेस भी देखे गए हैं कि लोग सोलर पैनल लगाते हैं, उसको मॉनिटर कोई भी नहीं करता। अब अक्सर घरों में या ऑफिसेज में पैनल्स लग गए हैं, सोलर पैनल, इन्वर्टर अपना काम कर रहा है, तो लोग ना रूटीन में आ जाते हैं और उसके बाद वो कभी देखते नहीं है इन्वर्टर की तरफ, बस ये सिस्टम चल रहा है तो चल रहा है। वो कोई फॉल्ट आया है, कोई इस तरह का इशू आया है, अलार्म उसका अक्सर बंद कर देते हैं। तो क्या होता है, इन केस ऑफ फॉल्ट या कोई और मसला आ गया है तो किसी को पता ही नहीं चलता। एक एक हफ्ता, 10 दिन, 12 दिन सिस्टम बंद रहता है, उसके बाद किसी को जाके नोटिस में आता है, तो वो देखते हैं जी ये तो इन्वर्टर तो बंद था, इन्वर्टर तो प्रोडक्शन नहीं कर रहा था, इन्वर्टर तो ग्रिड फीडिंग नहीं कर रहा था। तो फिर पता चलता है कि 10-12 दिन में वो आपदा से अच्छी खासी बिजली लेके इस्तेमाल भी कर चुके हैं। तो आप कोशिश करें कि डेली कोई ना कोई उसको, इन्वर्टर को लाजमी चेक करता रहे टाइम टू टाइम कि इट इज़ वर्किंग प्रॉपरली, किसी किस्म का कोई फॉल्ट तो नहीं आया। उसके एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में रखें, उसके पैरामीटर्स को टाइम टू टाइम चेक करते रहें, उसकी वार्निंग्स को देखें, अगर कोई वार्निंग आ रहा है, कोई फॉल्ट आ रहा है तो उसको चेक करते रहें और अपने जो इंस्टॉलर है उसे टाइमली इन्फॉर्म करें इन केस ऑफ एनी फॉल्ट। बाईडायरेक्शनल एनर्जी मीटर, अगर आप ग्रीन मीटर लगाते हैं तो उसका बेनिफिट ये होता है कि आपका जो सोलर सिस्टम है वो मैक्सिमम एफिशिएंसी पे ऑपरेट करता है। हाइब्रिड सिस्टम में अगर आप नेट मीटरिंग नहीं इस्तेमाल कर रहे, जो कि जिसमें फेस्को की अगर बात करें तो यहाँ पे हाइब्रिड सिस्टम पे नेट मीटरिंग नहीं की जाती। इसके लिए आपको ऑन ग्रिड इन्वर्टर, 3 फेज इन्वर्टर लेना पड़ता है। तो अगर आप हाइब्रिड सिस्टम इस्तेमाल करके बहुत बड़ा सिस्टम लगा लेते हैं, आपकी यूटिलाइजेशन इतनी ज़्यादा नहीं है, फॉर एग्जांपल आपने 12 प्लेट्स लगा ली हैं और आप एक सिंगल एसी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपका इन्वर्टर उतनी ही बिजली प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम सोलर, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है। बाकी जो एक्सेस एनर्जी है वो प्रोड्यूस ही नहीं होगी, जो हो सकती थी प्रोड्यूस वो नहीं होगी। लेकिन इसके मुकाबले में अगर आप ग्रीन मीटर लगा लेते हैं तो आपका जो इन्वर्टर है वो 100% प्रोडक्शन करेगा जितनी वो कर सकता है, आपके घर की ज़रूरत पूरी करेगा, और उसके बाद जो एक्सेस एनर्जी प्रोड्यूस हुई है उसको ग्रिड में फीड कर देगा, जिसको बाई डायरेक्शनल एनर्जी मीटर रिकॉर्ड कर लेगा। और जब आप ऐसे टाइम पे बिजली इस्तेमाल करेंगे जब सूरज की रोशनी नहीं होगी, इवनिंग एंड इन द नाइट, तो उस केस में यूनिट्स एडजस्ट हो जाते हैं आपके एक्सपोर्टेड यूनिट्स के अगेंस्ट। तो इसलिए एनर्जी मीटर इज़ ऑलवेज रिकमेंडेड। अगर आप किसी भी सिनेरियो में हैं तो पहले प्रेफर करें कि आप एनर्जी मीटर इंस्टॉल करवाएं, ग्रीन मीटर। अगर ग्रीन मीटर आप नहीं इंस्टॉल करना चाह रहे, बहुत सारे रीजन हो सकती हैं, इसकी कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा आती है, इसमें कॉम्प्लिकेशन थोड़ी सी ज़्यादा हैं, आपको वापडा से रियल टाइम में इन टच रहना पड़ता है। तो अगर आप हाइब्रिड सिस्टम लगाना चाह रहे हैं विदाउट नेट मीटरिंग तो उसके फिर सिनेरियोज कुछ और हैं। लेकिन हमेशा रिकमेंडेड यही है कि आप बैटरीज वगैरह की कॉस्ट की वजह से उसको अवॉइड करें और ग्रीन मीटर लगवाएं। अगर आपके एरिया में लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा नहीं होती तो ग्रीन मीटर आपका बहुत कामयाब रहेगा। लेकिन याद रखें, अगर लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा होती है तो फिर ग्रीन मीटर का कोई खास फ़ायदा नहीं होता। ये कुछ मीटर मैन्युफैक्चरर्स हैं: पेल, ट्रांसफर पावर, एक्यूरेट, माइक्रोटेक, वर्टेक्स। अब इसमें से मुख्तलिफ प्राइसेस में मार्केट में अवेलेबल हैं, आप इन अपनी अपने बजट के हिसाब से, अपनी रेंज के हिसाब से कोई भी चूज़ कर सकते हैं। अच्छा, एक बड़ा ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपके ग्रीन मीटर्स होते हैं ये पुराने जो हमारे वापडा के मीटर्स हैं उसकी निस्बत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। अगर ये आपके हाथ से छूट जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं, तो इस पर फ़ौरन ओपन आ जाता है, कोई किसी किस्म का इम्पैक्ट होता है तो ओपन आ जाता है। उसके अलावा ये बहुत ज़्यादा इंस्टेंसेस होते हैं, ये जल बहुत जल्दी जाते हैं। रीज़न क्या है? वाटर डैमेज, बारिश हुई है, तेज़ बारिश हुई है, इसके अंदर पानी गया, डैमेज हो गया। तो आप कोशिश करें इसके ऊपर शेड्स इंस्टॉल करें ताकि पानी इस पर डायरेक्टली ना पड़े। आल्दो दे आर वाटर प्रूफ, लेकिन ये बहुत फ्रिक्वेंटली देखा गया है कि बारिश वगैरह होती है, तेज़ बारिशें होती हैं, नमी का मौसम है, उस केस में ये मीटर जल जाते हैं। एक और इशू है, नॉर्मली जो आपका जो ग्रीन मीटर होता है वो 10 एम्पेयर की रेटिंग होता है।
उसकी रेटिंग 10 एम्पेयर होती है, यानी कि तीन फेज़ होते हैं उसमें। तो आप इंश्योर करें कि जो इंडिविजुअल फेज़ है वो 10 एम्पेयर से ज़्यादा करंट ड्रा ना करे। इवन ऐसे होता है कि आपके घर में 3 एसी लगे हुए हैं, वो किसी एक फेज़ पे लगे हुए हैं, लोड को प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया, तो बाकी दूसरे लोड पे लाइटें पंखे चल रहे हैं, एक एक फेज़ पे फ्रिज चल रही है और एक फेज़ पे तीनों एसी चल रहे हैं। तो ऐसे सिनेरियो में वो जो उसकी स्ट्रिप होती है मीटर की, वो हीट अप हो जाती है और उस वहाँ पे आर्किंग होती है और जल जाती है जब मीटर आपका जल जाता है। इंश्योर करें कि अपने घर के जो हैवी लोड को तीनों फेज पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करें। मैक्सिमम जितना आप यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, आपका जो एनर्जी मीटर है उतना ही सिक्योर रहेगा। और अगर आपके लोड की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो उस केस में सीटी की डिवाइस लगती है आपकी मीटर के साथ। फिर जो इंडस्ट्रीज वगैरह में इवन यही यूज़ होती है सीटी, वहाँ पे मीटर से डायरेक्ट कनेक्शन नहीं दिया जाता। तो अगर आपका घर का लोड बहुत ज़्यादा है, आप 4-5 एसी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर सीटी इंस्टॉल करवाएं। लूज कनेक्शन बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए, इसको भी टाइम टू टाइम चेक करवाएं, लाइनमैन को बुला के 6 महीने बाद उसे चेक करवा लें कि भाई अगर कोई मीटर की वायर लूज है, ब्रेकर की वायर लूज है, तो उसको चेक कर लें। ब्रेकर, जो मैं उस ब्रेकर की बात कर रहा हूँ जो एक घर के बाहर एक डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स लगा होता है, बड़ा सारा बॉक्स वाटर प्रूफ, जिसके अंदर ब्रेकर होता है सिस्टम को डिस्कनेक्ट करने के लिए। इसके अलावा एक और कस्टमर गलती करते हैं, लकड़ी का बॉक्स बनवा देते हैं। नॉट रिकमेंडेड। कोई भी फ्लेमेबल आइटम अपने मीटर के पास ना रखें, स्पार्किंग होगी तो लकड़ी को आग लग सकती है। इसके अलावा वो स्टील के या किसी और पाउडर कोटेड मटेरियल हैं, उनके बॉक्सेस बनवा देते हैं, लेकिन उसका नुकसान ये होता है कि आपका मीटर तो प्रोटेक्ट हो रहा है बारिश के पानी से या इवन फ्रॉम थेफ्ट, लेकिन मीटर में जो हीट प्रोड्यूस हो रही है, जो स्ट्रिप है वो गर्म हो जाती है सम टाइम। अगर आप प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं होगी तो मीटर आपका जल्दी ख़राब हो जाएगा। मीटर को वेंटिलेशन रिक्वायर्ड है। तो जब आप इसको बॉक्स के अंदर इनक्लोज कर देंगे तो वेंटिलेशन नहीं होगी और मीटर के ख़राब होने के चांसेस, मीटर के जलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो मैं समराइज़ कर रहा हूँ, आपने कभी भी इसको इनक्लोज बॉक्स के अंदर नहीं लगाना मीटर को। लूज कनेक्शन कोई नहीं होना चाहिए, ओवरलोड ना करें, तीनों फेजेस को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करें ताकि मीटर आपका ठीक वर्किंग करता रहे। और वाटर डैमेज से बचाने के लिए इंश्योर करें कि उस पर जब बारिश वगैरह हो तो किसी तरीके से उस पर डायरेक्ट पानी ना पड़े, उसके लिए शेड लगाएं। नेट मीटरिंग का प्रोसीजर इसमें हम देख लेते हैं। नॉर्मली ये ट्रेंड पाया जाता है कि नेट मीटरिंग के लिए काफ़ी चक्कर लगाने पड़ते हैं इसके प्रोसेस में अप्रूवल के लिए। तो ये एक आम कस्टमर के लिए पॉसिबल इतना इजीली नहीं होता। तो रिकमेंडेड यही है वैसे तो इसका जो बायला इंडिविजुअल कस्टमर पहले तो ये था कि जमा ही नहीं करा सकते थे एप्लीकेशन नेट मीटरिंग की, किसी कंपनी रजिस्टर्ड कंपनी, एईडीबी से रजिस्टर्ड कंपनी के थ्रू ही आप नेट मीटरिंग की फाइल जमा करवा सकते थे। लेकिन अब ये होता है कि एनओसी लेके आप डायरेक्ट फाइल भी जमा करवा सकते हैं। लेकिन प्रेफर करें कि आप किसी को लंप सम के ऊपर नेट मीटरिंग का कॉन्ट्रैक्ट दे दें। उनके लिंक्स होते हैं, उनके रेफरेंस बने होते हैं, वो एक फ्लो को समझते हैं, प्रोसेस को समझते हैं, वो आपका नेट मीटर इंस्टॉल करवा देंगे। फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ लोड सैंक्शन टू द इंस्टॉलेशन ऑफ मीटर, सारे काम को आप आउटसोर्स कर दें किसी एक पर्सन को लंप सम के ऊपर, खुद इसमें ना पड़ें। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस। लेकिन फिर भी अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो सबसे पहले आपने लोड सैंक्शन करवाना है। लेट्स से अगर आपने 5 किलोवाट का सिस्टम लगाना है, नॉर्मली नेट मीटरिंग जो है वो मिनिमम 5 किलोवाट पे ही की जाती है। इससे कम पे नेट मीटरिंग अलाउड नहीं है इन फेस्को। बाकी कुछ सिटीज़ में अलाउड है लेकिन फेस्को में नहीं अलाउड। तो इसका रूल ये होता है कि अगर आप 5 किलोवाट लोड सैंक्शन करवा देते हैं तो आप इसके 1.5 टाइम्स तक सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं। यानी कि 5 किलोवाट लोड सैंक्शन मीन्स यू कैन इंस्टॉल सिस्टम अप टू 7.5 किलोवाट। अगर आप 10 किलोवाट का सिस्टम लगाते हैं तो उस केस में 1.5 यानी कि 15 किलोवाट तक आप सिस्टम को इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद लोड सैंक्शन होने के बाद फाइल सबमिट होती है मिराड ऑफिस में फ्रॉम एईडीबी रजिस्टर्ड फर्म ओनली। फाइल अप्रूव होती है, इंस्पेक्शन विजिट होता है फ्रॉम एमएनटी इंस्पेक्टर। वो सिस्टम को चेक करता है, अर्थिंग को चेक करता है, पैनल्स देखता है पूरे हैं, इन्वर्टर अच्छी क्वालिटी का है, उसमें किसी किस्म के हार्मोनिक्स वगैरह
इशू ना हो, वो चीज़ें देखता है। उसके बाद एनओसी इशू होता है फ्रॉम एक्सीएन ऑपरेशंस। उसके बाद अगर मीटर अवेलेबल नहीं है तो डिस्को के पास उस केस में प्राइवेट मीटर परचेज की जाती है विद एमआई रिपोर्ट, मटीरियल इंस्पेक्शन रिपोर्ट कहते हैं। फेस्को में ये ज़रूरी है, इस्लामाबाद में इसकी ज़रूरत नहीं होती, कुछ सिटीज़ में होती है कुछ नहीं, वो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से देख सकते हैं। उसके बाद डिमांड नोटिस जमा कराया जाता है, सबमिशन ऑफ फाइल टू रेलिवेंट सब डिवीजन, एसडीओ ऑपरेशन इसको अप्रूव करता है। उसके बाद इंस्टॉलेशन ऑफ मीटर बाय एमएनटी, एमएनटी का बंदा आता है मीटर लगाने के लिए, पुराने मीटर को उतार के उसकी रीडिंग को नोट करता है, वो आपको भी नोट करवा देता है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइनमैन, जो कि रेलिवेंट सब डिवीजन से आता है। और मीटर चेंज ऑर्डर एमसीओ, मीटर लगने के बाद 3 महीने के अंदर अंदर मीटर चेंज ऑर्डर होता है। मीटर चेंज ऑर्डर होने के बाद आपका जो बिल है वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का स्टार्ट हो जाता है। याद रखें, अगर एमसीओ नहीं हुआ तो आपका जो बिल आएगा वो सिर्फ इंपोर्ट यूनिट्स का आएगा, एक्सपोर्ट यूनिट्स काउंट नहीं होंगे। एक्सपोर्ट यूनिट्स आपके ज़ाया कभी नहीं होते, वो जिस मंथ भी एमसीओ होगा वो फिर उसमें शामिल हो जाएंगे। लेकिन अगर ऐसा सिनेरियो आता है कि आपका 3-4 महीने बाद बिल आया है जिसमें सिर्फ इंपोर्ट यूनिट्स काउंट किए गए हैं, एक्सपोर्ट यूनिट्स को काउंट नहीं किया गया, तो आपने मीटर की वीडियो बना लेनी है, अपने सब डिवीजन ऑफिस जाना है, वहाँ से करेक्शन परफॉर्मा लेके रेवेन्यू ऑफिस जाना है, एमसीओ करवा के अपने बिल को करेक्ट करवा लेना है। और इसके अलावा अगर आपका बिल बहुत ज़्यादा आ गया है, आप उसको करेक्ट करवाएं और इसकी इंस्टॉलमेंट्स भी आप करवा सकते हैं। नॉर्मली 2 to 3 मंथ्स की इंस्टॉलमेंट्स इजीली हो जाती हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं। थ्री फेज इन्वर्टर है, क्या सिंगल फेज सप्लाई पे वर्क करेगा? बिल्कुल भी नहीं। थ्री फेज इन्वर्टर को थ्री फेज सप्लाई चाहिए और तीनों फेजेस प्रॉपर आने चाहिए। अक्सर ये फॉल्ट देखा गया है कि जो सिटी एरियाज हैं इवन वहाँ भी एक फेज नहीं आ रहा होता ट्रांसफार्मर से, तो ऐसे केस में आपका इन्वर्टर कभी भी नहीं चलेगा। अगर सोलर पैनल डैमेज हो गया है किसी स्ट्रे बुलेट से या किसी और वजह से, इंस्टॉलेशन के दौरान किसी बच्चे ने उसके ऊपर कोई चीज़ फेंक दी है, उसका ग्लास अगर डैमेज हो गया तो आपको उसको फ़ौरन चेंज कर देना चाहिए। उस पर ये काम ना करें, समटाइम वो रेजिन उस पर लगा देते हैं कोई और, उसको रिपेयर करने की कोशिश ना करें, दैट इज़ टू रिस्की। अगर उसके अंदर पानी चला जाए तो उसमें आग लग सकती है, वो बाकी पैनल्स को डैमेज कर सकते हैं। फायर एक्सटिंग्विशर अपने घर में लाजमी रखें। इन्वर्टर में, ब्रेकर में, वायरिंग में, किसी भी जगह पे कभी किसी मिसहैप होने की सूरत में टाइप सी का फायर एक्सटिंग्विशर आपके पास लाजमी होना चाहिए ताकि आप फायर को टाइमली कवर कर सकें। और याद रखें, इलेक्ट्रिकल फायर के ऊपर, लाइव इलेक्ट्रिकल फायर के ऊपर कभी भी पानी का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते। इसके अलावा सोलर पैनल इंस्टॉलर, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कैसे चूज़ किया जाए। जब आपने सिस्टम लगाना है, आपने पैसे अरेंज किए, उसके बाद आप देखते हैं अच्छा कोई अच्छा सा टेक्नीशियन मिल जाए, तो कौन से पैरामीटर्स हैं जिसको देखना है? सबसे पहले आपने एक्सपीरियंस देखना है, रेपुटेशन देखनी है। कोई नया टेक्नीशियन है, आपने उसको नहीं उठा के ले आना। कोई एक्सपीरियंस्ड टेक्नीशियन हो जो काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स पहले कर चुका हो, उसकी अच्छी रिप्यूट हो मार्केट में। उसके बाद लाइसेंस हो कंपनी के पास, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो कंपनी के पास, वारंटी एंड कस्टमर सर्विस एंड सपोर्ट प्रोवाइड करते हों, लोकल प्रेजेंस हो, उनका कोई ऑफिस हो, कोई शॉप हो, और नॉलेज एंड फीडबैक, यानी कि उनका फीडबैक अच्छा हो, मार्केट में बहुत सारे यूज़र्स हों जो उनको रिकमेंड कर रहे हों, तब आप कॉन्ट्रैक्ट उनको दें। जो आजकल सोलर का सीज़न है, हर दूसरा इलेक्ट्रिशियन, हर दूसरा, इवन घर में प्लम्बर भी आता है, वो भी कहता है जी मैं भी सोलर का काम कर रहा हूँ आजकल। तो अवॉइड करें, किसी अच्छे एक्सपीरियंस रजिस्टर्ड फर्म से अपना काम करवाएं। लॉन्ग टर्म इंशाल्लाह आपकी इन्वेस्टमेंट महफूज रहेगी। लाइफ स्पैन सोलर पैनल्स का कितना है? 25 साल। तकरीबन 25 साल तक ये प्रॉपरली वर्क करते हैं। आजकल जो इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट है, आपके 2 से 3 साल या मैक्सिमम 4 साल में आपका जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको मिल जाता है। अगर आपने थ्री फेज ऑन ग्रिड इन्वर्टर लगाया है लेकिन अभी नेट मीटर आपका नहीं लगा, तो उसको ऑन आप नहीं कर सकते। अगर आप ऑन करेंगे तो वो रिवर्स फीडिंग करेगा। जो सिंपल जो आपका घर का मीटर होता है वो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता। जितने भी आपके एक्सपोर्ट यूनिट्स होंगे वो एक्सपोर्ट की बजाय इंपोर्ट में शामिल हो जाएंगे और आपको अच्छा खासा बिल आ जाएगा। तो वो जो आपने बिजली बनाई थी, जो एक्सपोर्ट की थी, जितने यूनिट्स आपने एक्सपोर्ट किए हैं वो भी बिल में लग के आपको आ जाएंगे इंपोर्ट में। तो इसलिए जब तक आपका ग्रीन मीटर नहीं लग जाता, आप
अपने इन्वर्टर को ऑन नहीं कर सकते। अर्थ मीटर की सम टाइम जो लाइट है वो ऑन हो जाती है। मीटर जो आपका एनर्जी मीटर है उसमें जो अर्थ की लाइट होती है वो सम टाइम ऑन हो जाती है। तो ये एक सीरियस इशू होता है जिसमें आप अगर इसको फ़ौरन रेक्टिफाई नहीं करेंगे तो आपका बिल भी ज़्यादा आएगा। और इसको अगर वापडा के नोटिस में आ रहा है तो आपको फाइन भी कर सकते हैं। तो फ़ौरन किसी एक्सपीरियंस टेक्नीशियन को बुलाएं। नॉर्मली ये न्यूट्रल की इनकरेक्ट कॉन्फ़िगरेशन की वजह से ये फॉल्ट आता है। न्यूट्रल को कहीं ना कहीं कॉमन किया होता है जिसकी वजह से ये फॉल्ट आ रहा होता है। तो आपने न्यूट्रल को कहीं कॉमन नहीं करना और अपनी वायरिंग को अच्छे किसी एक्सपीरियंस टेक्नीशियन से चेक करवाएं। और समटाइम ये भी होता है कि मीटर डिफेक्टिव हो तो ये लाइट ऑन हो जाती है। तो दोनों सिनेरियोज में अपनी वायरिंग को भी चेक करवाएं। उसका तरीका बड़ा सिंपल होता है, घर का मेन ब्रेकर बंद कर दें। अगर फिर भी अर्थ लाइट ऑन है, इट मीन्स के ब्रेकर, इट मीन्स वायरिंग ठीक है आपके। ये जो मीटर है उसमें कोई फॉल्ट है। लेकिन मोस्टली ये जो एरर है ये इसमें आने की वजह इनकरेक्ट न्यूट्रल की कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो समटाइम इलेक्ट्रिशियंस ही मिस्टेक कर देते हैं। तो अगर इस तरह इशू आए तो उसको फ़ौरन रेक्टिफाई करवाएं। आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी रिकमेंडेशन है, आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह उसको आंसर किया जाएगा। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।